लोग किस नाम से जाना करते हो। तो आप लोग शायद मुझसे कल भी पढ़ रहे थे और आज भी पढ़ सकते हैं और कई बार पढ़ लिए होंगे कि जब एक टाइम में एक से ज़्यादा कोई आप काम कर लेते हो ना, तो इस चीज़ को आप लोग मल्टीटास्किंग के नाम से जाना करते हैं, मल्टीटास्किंग। और ये काम करवा कौन सकता है? ये काम करवा तो सिर्फ और सिर्फ भाई ऑपरेटिंग सिस्टम ही सकता है, क्योंकि ये औकात ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ही है, बाकियों के पास तो नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम को आप लोग सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। वैसे तो होता तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन ये सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के नाम से एक्चुअल पुकारा जाता है। ठीक है, समझ गए ये बात भी हम लोग। ठीक है, चलिए इसमें एक क्वेश्चन शायद ऊपर और रह गया था, ये रहा। ये क्या है आपका? ये भी मेरे हिसाब से आप लोगों को आता होगा, इजी सा ही सवाल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। क्या कि दो या दो से अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम का साथ प्रोसेसिंग करना, उसको क्या कहलाता है? साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग ऑफ टू और मोर प्रोग्राम्स, टू और मोर प्रोसेस इज कॉल्ड। उसको आप लोग किस नाम से पुकारने वाले हो? दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस जब एक साथ चल रही होगी तो बात तो वही है ना, आप शायद समझ गए होंगे। इसको मल्टी प्रोग्रामिंग कहोगे? नहीं, मल्टीटास्किंग नहीं है, ये एक्चुअली मल्टी प्रोसेसिंग है। थोड़ा सा फर्क है इन दोनों तीनों वर्डों के अंदर। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये हो गया कि एक साथ कई सारे प्रोग्राम को रख पाना, एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम को रख पाना, उसको आप मल्टी प्रोग्रामिंग कहोगे। और अगर वो कोई मल्टी प्रोग्रामिंग है तो जाहिर सी बात है वो मल्टीटास्किंग तो अपने आप ही होगा, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग अगर है तो मल्टीटास्किंग तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि उसके पास में बहुत सारे जो है ना काम, अगर कई सारे प्रोग्राम रखेगा तो कई सारे काम तो कर ही देगा वो। ठीक है ना? अच्छा, और मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है कि वो एक साथ कई सारी प्रोसेस को अप्लाई कर रहा है, एक साथ 4-5 प्रोसेस चल रही होगी। तो इसका सही आंसर आपका डी वाला ऑप्शन सही रहेगा आपका यहाँ पे। ठीक है ना? रियल टाइम शेयरिंग है आपका, अलग अलग प्रोसेस को अलग अलग जो टाइम, जैसे सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन के अंदर आप लोगों को टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिले थे सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन, ये तो मैंने अभी समझाया है ये आप लोगों को। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो ये है। ठीक है, यूनिक्स से सवाल आपका किया है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट तो है ही है, नो डाउट। इसको देखते हैं हम लोग क्या रहेगा कि यूनिक्स परिचालन, व्हाट इज द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो और चाहे लाइनेक्स हो, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आप लोगों का और चाहे आप लोगों का लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो क्या कहलाते हैं आपके? ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं आपके, मल्टी यूजर। यानी कि इसका सही आंसर ये रहेगा। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ना वो होते हैं जिसके अंदर, मल्टी यूजर के अंदर देखो बहुत सारे यूजर एक साथ में काम करते हैं। सिंगल यूजर के अंदर यूजर तो एक ही होता है, यूजर एक ही होता है, बट जो है ना इसके अंदर काम कई सारे किए जा सकते हैं, यानी कि इसको आप लोग जो है ना मल्टीटास्किंग के नाम से जो है ना वो पुकारा करते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। अच्छा, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बात तो चलो ठीक है, समझ में आ गई है हमें बात है, लेकिन है कौन से? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपके पास में जो कंप्यूटर का विंडोज है ना, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग है। मान लेते हैं कि मेरे पास में ये जो डिवाइस है ये क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का ये। अगर मेरे पास में फोन है और अगर वो एंड्रॉयड डिवाइस है तो सिंगल यूजर है, अगर मेरे पास में एप्पल का है तो भी सिंगल यूजर है, अगर मेरे पास में मैक है, मैकिंटोश है, वो भी सिंगल यूजर है। तो मोबाइल वाले हैं, ब्लैकबेरी हो गया, सिम्बियन हो गया, जो भी हैं आपके मोबाइल वाले, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बेहतरीन एग्जांपल है या उदाहरण है, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अच्छा, ये जो यूनिक्स था ना ये कब बना था? अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिक्स कब बना था तो आपका जवाब रहेगा कि सर यूनिक्स जो है ना ये बना था 1971 में बना था, 1971 में। सर इसे बनाया किसने था? इसको बनाया था कैन थॉमसन ने। ठीक है ना, कैन थॉमसन जो है ना उन्होंने बनाया था। कौन सी कंपनी ने बनाया था? इसको बनाया था AT&T बेल लैब के अंदर ये बना था। अमेरिका की ये बेल लैब है, शायद आप लोगों को याद होगा। इसी लैंग्वेज में कैन थॉमसन के साथ में डेनिस रिचे भी थे जिन्होंने सी लैंग्वेज बनाई थी। इन्होंने दोनों ने मिलकर सी लैंग्वेज डिजाइन की है, तो करके इंपॉर्टेंट भी है, इन दोनों ने यूनिक्स बनाया है। और जो ये लाइनेक्स है ना ये आपका आया है 1991 के अंदर। एक रेड हैट कंपनी है आपकी, शायद आप लोगों को याद हो, रेड हैट कंपनी, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी है आप लोगों की, अगर आपको याद रहें तो बहुत ही मज़े की बात हो जाएगी। एक बार सेशन को शेयर और लाइक तो कर दो, जितने तुम देख रहे हो उतने जने तो लाइक कर दो एटलीस्ट। लाइक पे बटन कर दिया करो यार, और शेयर करने में भी क्या जाता है, लगा दिया करो। कभी कभी हमारी क्लास के भी स्टेटस है, बहुत स्टेटस लगाते हो तुम लोग, गैरों के लगाते हो, अजनबियों के लगाते हो, कुछ खास के लगाते हो, तो कभी कभी हमारे भी स्टेटस लगा दिया करो भाई।
खैर, अगला जो सवाल हमारा बन सकता है वो कौन सा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये बनेगा कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज़ 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो, अभी सर ने समझाया था आप लोगों को, आसानी से ये सवाल शायद याद रह भी जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं, आपको आसानी से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्या इसका सही आंसर रहेगा आपका? देखो, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो आपका होता है मल्टी यूजर, ठीक है ना, वो आपका है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, मल्टी यूजर। और विंडोज 2007 हो, चाहे 2010 हो, चाहे 2011 आए, चाहे 2 आए, 3 आए, विंडो नाम का सॉफ्टवेयर है, तो ये कौन सा होगा आपका? वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो शायद आप लोगों को दोनों ही अच्छे से अंदाजा लग गया होगा, याद रह जाएंगे। फिर आपसे पूछा है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, आज का टॉपिक मेरा लगभग ऑपरेटिंग सिस्टम को ही पढ़ाना है आपको, ठीक है ना। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या लिखा जाता है, तो मतलब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है? मेरे हिसाब से बताना मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं मुश्किल है? क्योंकि मैंने अभी कहा था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है ना बनाया था, किन लोगों ने बनाया था इसको? कैन थॉमसन के द्वारा, ठीक है ना। कैन थॉमसन ने बनाया था, और के साथ में जो है ना इसके थे डेनिस रिचे थे, डेनिस रिचे ये थे, इन्होंने बनाया था। अच्छा, इन्होंने ही दोनों ने जो है ना सी लैंग्वेज को बनाया था। अब जाहिर सी बात है, जिस लैंग्वेज को बनाया उस लैंग्वेज से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लिख डाला है, बस बात ही खत्म, सी। और मोस्ट प्रॉब्ली आप कह सकते हो आज के टाइम में मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज अगर आपसे पूछ लिया जाए ना कहीं पे, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेजेज है उन सब की माँ अगर आपसे पूछ लेना तो वो सी लैंग्वेज ही कहोगे आप लोग। सी लैंग्वेज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेज है, सभी लैंग्वेजेस की माँ है वो सी लैंग्वेज है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को कहूं कि सी लैंग्वेज की मदर कौन सी है, तो एक 1960 के अंदर आई थी एल्गोल लैंग्वेज है, यानी कि एल्गोरिदम लैंग्वेज है, वो सी लैंग्वेज की मदर है। ये 1960 के अंदर जो है ना डेवलप हुई थी आपकी। तो इसके बाद में ये आई है, और मतलब इसकी कंसेप्ट पे ये है, उसके बाद में तो खैर आगे और बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेज आजकल के टाइम में चल ही रही है आपकी, ठीक है। और हाँ, ये जो ऑप्शन में फोर्ट्रान दे रखा है ना, इसको आप लोग क्या कहते हो? इसको कहते हो फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका फुल फॉर्म है, याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका जो फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो है ना, इसका फॉर्मूला जो फुल फॉर्म है आपका, एक तो इंपॉर्टेंट ये हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है क्या कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन तो इसका फुल फॉर्म हो गया। और फोर्ट्रान लैंग्वेज जो है ना आई कब थी? आपकी सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है, ठीक है ना, सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है ये। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फोर्ट्रान लैंग्वेज जो है ना ये फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है ना, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है वो कौन सी है आपकी? फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज आपकी फोर्ट्रान ही है, याद रखना आप लोग। तो फोर्ट्रान पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो है ना इसका पूरा नाम है। और ये हो गया, कौन सी जनरेशन में आई बता दिया। इसके बाद में कौन सी आई थी? इसके बाद में आई थी कोबोल। कोबोल कोबोल स्पेशली बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसका फुल फॉर्म भी ऐसा ही होता है क्या आपका कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ये भी आपकी सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, ये तो बिजनेस ओरिएंटेड है। ये फोर्ट्रान किस लिए यूज हुई थी? ये यूज हुई थी मैथ और साइंस के लिए। कोई पूछता है कि फोर्ट्रान स्पेशली आई किसके लिए थी, तो ये तो आई थी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए और साइंस के लिए। याद करना आसान है। फॉर्मूले कहाँ यूज होते हैं बताओ? मैथ में या साइंस में होते हैं, फिर तो वहीं पे यूज होते हैं ये, ठीक है ना। पास्कल लैंग्वेज जो है ना ये आपकी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, ये भी याद रख लेना। सी प्लस प्लस है, ये आपकी फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज, थर्ड के बाद में आई थी, फोर्थ जनरेशन के अंदर आई थी, ये तो फोर्थ की है, लेकिन ये जो है ना आपकी याद रखिएगा पास्कल थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यूनिक्स में एक प्रोसेस एक है, मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से क्या कि इन यूनिक्स प्रोसेस इज ए, क्या टूल होती है, क्या डोमेन होता है, क्या रनिंग प्रोग्राम होता है, क्या आपका जो ना STDER होता है? ये इसका सही आंसर जो है ना आपका क्या रहेगा? चलिए आप लोग ही इसका आंसर दीजिएगा, इंतजार कर रहा हूं।
शाबाश, ऑलमोस्ट सभी जवाब सही दे रहे हो। यूनिक्स के रनिंग प्रोग्राम है, क्योंकि यूनिक्स के थ्रू जब भी आप लोग कोई कमांड देते हो ना, तो उसके लिए क्या करता है, उसके लिए एक वो आईडी जनरेट करता है अपने आप में, जो ना एक आईडी जनरेट करेगा, सिंपली समझ लीजिएगा, जिसको आप लोग प्रोसेस आईडी के नाम से जाना करते हैं, ठीक है ना। तो वो जो प्रोसेस आईडी है वही रनिंग प्रोग्राम है। जब भी आप लोग यूनिक्स को कोई कमांड देते हो तो वो अपने आप में क्या करता है, प्रोसेस आईडी जो है ना उसको जनरेट करता है, और उस प्रोसेस आईडी का ही नाम आप लोग क्या कहते हो, रनिंग प्रोग्राम कहते हो, जब वो कोई काम कर रहा होता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि लाइनेक्स पे आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब डेबियन है या उबंटू है या फेडोरा है, या ये सारे ही ऑप्शन सही है। लाइनेक्स पे आधारित कौन कौन से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है बताइएगा। ये सारे ही ऑप्शन सही है, ठीक है ना, ऑल ऑफ दीज सही है। डेबियन भी होता है, फेडोरा भी होता है, उबंटू भी होता है, एक दो और भी होता है, मिंट भी होता है आपका, एलिमेंट्री भी होता है, ऑपरेटिंग 76 ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, मैक्स लाइनेक्स भी होता है, कई सारे हैं आपके ऐसे तो। पर आप फेडोरा याद कर लीजिएगा, डेबियन याद कर लीजिएगा, उबंटू याद कर लीजिएगा, एलिमेंट्री लाइनेक्स याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ये लाइनेक्स पे आधारित है। आजकल बच्चे बहुत यूज़ करते हैं लाइनेक्स का, मैं बताता हूँ कहाँ यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक स्कूल है, उस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर की क्लास होती है मेरी। तो उस स्कूल में क्या है, वो एक्चुअली गर्ल्स स्कूल है सिर्फ, और वहाँ पे क्या है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों की प्राइवेसी हैक होती है। पर खैर बहुत अच्छा स्कूल है, नो डाउट, इंडिया लेवल का सबसे बेस्ट स्कूलों में से एक स्कूल है। और उस स्कूल के अंदर बच्चों को क्या है कि लैपटॉप तो दे रखा है, पर आपको पता ना कि प्राइवेसी लगा देते हैं कि ये साइट नहीं खोलनी, यूट्यूब नहीं खोलना, फेसबुक नहीं खोलना। आपको पता ही है बच्चे तो चलाए बिना नहीं रहते। अब बच्चे और करें ही क्या, पढ़ाई, अब पढ़ाई ठीक है बट भाई एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। तब उस एंटरटेनमेंट के लिए क्या करें, उस एंटरटेनमेंट के लिए वो क्या करते हैं, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। उसमें प्राइवेसी सारी की सारी गायब हो जाती है। या वो टोर ब्राउजर का यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं डार्क वेब, टोर ब्राउजर। टोर ब्राउजर में लगी हुई सारी वैसे वो वीपीएन यूज़ कर सकते हैं, पर वीपीएन क्या है कि पकड़ लेते हैं वो, वीपीएन कोई लगा होता है तो, क्योंकि लैपटॉप्स वगैरह में चेकिंग भी की जाती है, तो जनरली वही यूज़ करते हैं डियर, ठीक है ना। पीडीएफ में आंसर भी दो, पीडीएफ में आंसर भी दो, रट लगा दी भाई, एक कमेंट छोड़ दे करके एक मतलब कमेंट करके छोड़ दे, ठीक है। अब पीडीएफ में आंसर वाली बात मैं रोज कहता हूँ, ठीक है ना। इस क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ ना, वो आप लोग टिक मार्क क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो ना, एक पेन कॉपी पे, और उसके बाद में उस चीज़ को बाद में पढ़ लेना। और एक पेज पे एक ABCD लिख लो, वही चीज़ में बाद में काम आ जाएगी आपकी। सेम ही तो चीज़ पढ़ा रहा हूँ, सेम ही चीज़ पीडीएफ मिलेगी फिर आप लोगों को। यूनिक्स इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स जो है ना, ये तो आ गया ना, बार बार क्या आना, अभी तो बताया था शायद ये, ठीक है ना। यूनिक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोर पार्ट ऑफ ए लाइनेक्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेजर एक्टिविटीज। निम्नलिखित में से कौन सा लाइनेक्स का कोर हिस्सा होता है और सभी प्रमुख गतिविधियों के लिए जिम्मेवार होता है। इनमें से कोर पार्ट कौन सा होता है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे कोर पार्ट जो होता है ना, वो हो क्या सकता है। आप लोगों को याद हो अगर मेरे सेशन से ही, तो मैंने जरूर बताया होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दो नाम जरूर आते हैं। एक तो आता है सेल आता है, और एक आता है उसके अंदर कर्नल आता है। याद करो आप लोग मेरे सेशंस को। अगर मैं कर्नल की बात करूं ना, तो कर्नल और सेल है क्या। अगर मैं ये बना दिया मैंने हार्डवेयर, ठीक है ना, हार्डवेयर को चलाने के लिए आप लोग क्या लगाते हो बताओ। कॉमन सेंस है, हार्डवेयर को चलाने के लिए आप लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा, जिसको आप सॉफ्टवेयर कहते हो। भाई हार्डवेयर को चलाना है प्रॉपर, उसको मतलब ठीक ढंग से यूज करवाना भी सॉफ्टवेयर का ही काम है। भले ही आपके फ़ोन में आपने मान लेते कि 1000 मेगापिक्सल कैमरा लगा दिया और फोटो आपकी अच्छी नहीं आ रही, तो ये कमी किस चीज़ की हो सकती है, ये कमी हो सकती है सॉफ्टवेयर की। वो 1000 मेगापिक्सल का यूज भी सॉफ्टवेयर का ही होगा, वो सॉफ्टवेयर ही ले पाएगा। ये मेरा बोर्ड बहुत अच्छा है, हार्डवेयर बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर अगर सॉफ्टवेयर मैंने नकली डाल दिया तो ये काम थोड़ा ना कर पाएगा। सारा खेल फिर सॉफ्टवेयर का भी है। और इसको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम की दो लेयर होती है। जो हार्डवेयर से डायरेक्ट कनेक्ट होती है ना, उस लेयर का नाम होता है कर्नल, ठीक है। और जो एक बाहर लेयर होती है जो यूजर से कनेक्ट होती है,
उस लेयर का नाम होता है आपका सेल, ठीक है ना, सेल। तो इस कर्नल को ना आप लोग कई कई जगह पे ना इनर लेयर के नाम से भी जानते हो, ये इनर लेयर होती है आपकी। और सेल को कई कई जगह पे आप लोग ना आउटर लेयर भी कहा करते हो, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्या कनेक्ट होता है, यूजर कनेक्ट होता है। इससे डायरेक्ट क्या कनेक्ट होता है, इससे डायरेक्ट हार्डवेयर कनेक्ट होता है। अब आप सीधा सा आंसर निकाल सकते हो क्या, कि कोर पार्ट, कोर मतलब होता है अंदर। अब अंदर देखो क्या है, कर्नल ही होता है आपका अंदर, ठीक है। देखो ऑप्शन में कंफ्यूजन, एडिटर और जीयूआई तो आना ही नहीं था, ऑप्शन कंफ्यूजन वाले थे ही दो, या तो सेल आंसर था या कर्नल था, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के दो पार्ट, दो मेजर आपके ये क्या कहते हैं, शेल या कवर बने होते हैं, दो लेयर बनी होती है। इन दो लेयर में कंफ्यूजन हो सकती थी, तो ये तो आउटर लेयर कंफ्यूज है आपकी, ये इनर लेयर है, तो इसका सही आंसर ये वाला है। हाँ, आप GUI का फुल फॉर्म पढ़ सकते हो या बता सकते हो मुझे, और वो क्या है आपका बता दो आप लोग, ठीक है ना। GUI का फुल फॉर्म बताओ। 100 नंबर क्वेश्चन मैंने बताया नहीं, एक सेकंड, GUI का फुल फॉर्म तुम बताओ। मैंने 100 नंबर क्वेश्चन बताया क्यों नहीं? अच्छा हाँ, मैंने नहीं बताया, मैंने बिल्कुल नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, इसका कारण तुम ही बता दो। मैंने ये नहीं बताया, इसका कारण तुम बता दो, क्यों नहीं बताया होगा। कितना न्यूसेंट सवाल पूछा बच्चे ने। मिश्रा जी कुछ हद तक हेल्पफुल हो सकती है DRDO में भी। ये क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों को नहीं आता क्या, बताओ। एज इट इज क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने तो करके स्किप कर दिया था। सबसे पहला क्लास जो स्टार्ट की थी ना, वो मैंने इसी से स्टार्ट की थी, इसी क्वेश्चन से ही। क्या कि यूनिक्स क्या है, यूनिक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब मल्टी यूजर होगा तो कॉमन सेंस है कि मल्टी फंक्शन भी करेगा, दैट्स वाई इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। दैट्स वाई मैंने इसको नहीं पढ़ाया था, मेरे हिसाब से इसको आप लोग अच्छे से जानते हो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो करके नहीं पढ़ाया था बेटा मैंने इसको, खैर कोई बात नहीं। GUI का फुल फॉर्म बताया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है GUI, ठीक है ना। GUI के एग्जांपल दे सकते हो आप लोग? हाँ सर दे सकते हैं, जैसे मेन्यू हो सकता है, आइकन हो सकता है आपका, या टच स्क्रीन हो सकती है, स्टेलस पेन हो सकता है, ये GUI है। CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कीबोर्ड जो है ना उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। खैर इस क्वेश्चन का सही आंसर देना। MS डोज का सर्वप्रथम विमोचन कौन से साल के अंदर हुआ था? MS डोज जो है ना कब आया था? पहले तो आप लोगों को ना डोज ही पता होना चाहिए कि डोज होता ही क्या है, आप लोग बता सकते हो। और उसके बाद में आप बताओ कि इसका पहला वर्जन आया कब था, इसका नाम क्या था। 1981 दिया किसी ने, सही है जवाब, बिल्कुल सही जवाब है जिन्होंने 1981 दिया। MS डोज, ठीक है ना। डोज का फुल फॉर्म आप लोगों को खैर अच्छे से पता होगा क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना इसका फुल फॉर्म होता है, और ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आया था 1981 के अंदर आया था। इसका नाम था 1.0, सबसे पहले ये वाला था। थोड़े दिनों के बाद में ही मई 1982 के अंदर 1982 में जो है ना इसका एक थोड़ा अपडेट आया था 1.1, MS डोज 1.1, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम 1.1। एक बात, दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो स्टोरेज डिवाइस हुआ करता था, ठीक है ना, इसके अंदर जो स्टोरेज डिवाइस था वो हुआ करता था आपका फ्लॉपी डिवाइस हुआ करता था, ठीक है ना। फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी, और इसमें जो यूज हुई थी वो 320 KB की फ्लॉपी यूज हुई थी। इस फ्लॉपी का नाम था डिस्कैट फ्लॉपी। डिस्कैट टू साइडेड फ्लॉपी के नाम से जानी जाती थी, डिस्कैट टू साइडेड। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, बड़ा ही पजल करने वाला सवाल है। ऐसी डिस्क का नाम बताइए जिसके एक साइड 0 और दूसरी साइड 1, ठीक है ना, एक साइड 0 दूसरी साइड 1, इन दोनों पे डेटा स्टोर होता है। और उसमें ऑप्शन पता क्या दिए थे? उसमें ऑप्शन यही दिए थे आपके, CD ऑप्शन दे दिया, DVD दे दिया, और उसके अंदर एक ऑप्शन दिया था डिस्कैट दे दिया, एक ऑप्शन दे दिया उसने हार्ड डिस्क दे दिया, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि बताइए एक ऐसी डिस्क का नाम बताइए जिसके अंदर दोनों डिस्क पे दोनों साइड डेटा स्टोर होता है, 0 और 1 जिनको बोलते हैं। तो CD, DVD, हार्ड डिस्क में दोनों साइड स्टोर नहीं होता,
दो मतलब डिस्क कोई ये सीडी में आपने देखा होगा एक ही साइड तो डेटा स्टोर होता है, लेकिन फ्लॉपी डिस्क जो होती है ना, इसमें दोनों साइड डेटा स्टोर होता है और इसकी एक साइड को 0 बोलते हैं, एक साइड को 1 बोलते हैं। तो फ्लॉपी को कई कई जगह पे टू साइडेड डिस्क भी कहते हैं, कई कई जगह पे इसको डिस्कैट भी कहते हैं, कई जगह इसको फ्लॉपी भी कहते हैं। मॉयलर नाम की प्लास्टिक की बनी होती है, 320 केबी की पहली बार 1.1 ms डोज के अंदर 1982 के अंदर ये यूज की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाद में लेटर ऑन बहुत सारे इसके वर्जन देखने को मिलते हैं। जैसे कि एग्जांपल से बात करूं मैं, आज के टाइम में जैसे मतलब अब तो जापान यूज करता है, बाकी तो देश इसको हटाई गई यूज करना, क्योंकि इतना कम स्टोरेज कम करेंगे क्या, इससे बड़ी तो हमारे फोन में फोटो आ जाती है, देखा होगा तुमने, है ना। तो अब मतलब वैसे इसकी आई कौन सी थी, इसके अंदर एक मिनी फ्लॉपी आई थी जो 5.25 इंच की थी, 5 सही 1/4, या इसको 5.25 इंच के नाम से पुकारा गया था हमारे द्वारा। और ये जो मिनी फ्लॉपी थी ना आपकी, ये मिनी फ्लॉपी आपकी जो थी, इसका मतलब डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी कितना था, 1.22 MB जो है ना, इसने डेटा को होल्ड किया था। और उसके बाद में आपके आई थी एक कौन सी, माइक्रो फ्लॉपी आई थी। और ये जो माइक्रो फ्लॉपी आई है ना, ये आपकी कितनी थी, 3 सही 1/2 यानी कि 3.5 इंच की थी। इसका डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी 1.44 MB था। जापान वालों ने एक्सटेंड करके 2 MB तक लेके गए थे, पर बहुत ही कम मतलब डेटा इनके अंदर स्टोर हुआ करता था आपका, ठीक है ना। बहुत डीपली याद रहता है सर आपको, बस काम ही यही है। करंट अफेयर पढ़ाता हूँ एक्चुअली, मैं हरियाणा जी के करंट अफेयर और कंप्यूटर का टीचर हूँ। तो देखो मेरा कॉम्बिनेशन बड़ा गजब का है, मतलब मेरी क्वालिफिकेशन तो है बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और एमटेक इसमें, मतलब साइंस का स्टूडेंट रहा। साइंस के स्टूडेंट रहने के चलते हुए मुझे ये चीज़ें बहुत जल्दी कैचअप हो जाती है, या यूँ कहिएगा मेरा बीटेक एमटेक जब चला तो मैंने इन्हीं चीज़ों को पढ़ा था, इन्हीं पे ही काम किया था, तो मुझे ही बहुत जल्दी मतलब कैच हो जाती है, या मेरा बेसिक इनमें क्लियर हो गया। क्योंकि आपको भी पता है जब आप टेक्निकल साइड में रहते हो, सारा दिन आपको पढ़ना ही कंप्यूटर रहता है, तो मैंने इन चीज़ों पे प्रैक्टिकल काम किया कि क्या प्रोसेसर होते हैं, क्या सीपीयू होता है, प्रैक्टिकल इनको ही देखा, सारे एड्रेसेस देखे, तो वो चीज़ें बेस बन गया। मतलब कहीं से ऐसा नहीं कि पढ़ के पढ़ा रहा हूँ, नहीं, वो चीज़ें अपने आप ही बेस क्लियर होता गया। 5-6 साल लगातार आप जब इस फील्ड में रहोगे तो नो डाउट आपका क्लियर हो ही जाएगा। फिर बात आई करंट अफेयर की, डेट्स की बात आती है, जैसे ये डेट है, ये कमाल है करंट अफेयर का, क्योंकि मुझे पर्सनली ये मतलब करंट अफेयर नहीं, मतलब न्यूज़ पढ़ना बड़ा पसंद है, न्यूज़ ही तो करंट होते हैं आपके, तो उसमें बड़ा मेरा खुद का ही इंटरेस्ट रहता है कि यार वो कैसे हुआ होगा, वो काम कहाँ हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। तो उस मामले में मेरा वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हुआ, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन की वजह से क्लास थोड़ी सी सुंदर हो जाती है अपने आप ही, या कंटेंट अपने आप ही बेहतरीन निकल जाता है, या जो भी है आपको थोड़ा ठीक ठाक लग जाता है ये चीज़ें, ठीक है ना। कंप्यूटर के लिए कोई बुक, कंप्यूटर के लिए कोई एक बुक प्रेफर नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं कह सकते कोई सर एक बुक ले आऊँ और मैं कह दूँ कि ठीक है। हिंदी मीडियम वाले परीक्षा मंथन किताब पढ़ते हैं, ठीक है, अरियंत की किताब भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है, पर एक किताब से नहीं, क्योंकि कंप्यूटर कोई एक सब्जेक्ट नहीं है माय डियर, कंप्यूटर एक ब्रांच है। तो ब्रांच के चलते हुए फिर थोड़ा सा ना वाइड बहुत हो जाता है इसके अंदर, हर एक टॉपिक की बहुत डेप्थ हो जाती है। मतलब जैसे मैं कहूँ नेटवर्क है, अब सिंपल मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम इतना तक थोड़ी ना खत्म हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पता नहीं कितना ही डिटेल जाई जा सकती है, कितनी डिटेल। हमारे पूरे सेमेस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम चला था, एक पूरा ही सेमेस्टर ही चला, मतलब मानो आप 6 महीने तक लगातार इसी को ही पढ़ा हमने, बल्कि 2 सेमेस्टर में आए थे सब्जेक्ट ये, तो आप समझ सकते हो कि वो तो ना 2-4 बुक्स ले सकते हो, जैसे अरियंत ले लो, परीक्षा मंथन ले लो, उनसे मोस्ट ऑफ द वन डे का एग्जाम जो ना कवर हो सकता है। बाकी आप मुझसे रेगुलर पढ़ो, 4 से 5 की क्लास लो। मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, बहुत ज़्यादा डिंगिया तो नहीं हाँकता, लेकिन मेरा ये बहुत हद तक विश्वास है कि आप कुछ दिनों के बाद में अपने आप ये महसूस करने लग जाओगे जब मॉक टेस्ट लगाओगे। ऐसे तो नहीं पता लगता किसी टीचर ने क्या पढ़ाया है या उसके कंटेंट में कितना का दम था, ये तो पता तब लगता है जब कोई मॉक टेस्ट देने बैठते हो और जब सवाल सोल्व होने लग जाते हैं ना, तब उस टीचर की याद आती है कि हाँ यार अब ठीक था। पढ़ाने को पढ़ाया जा सकता है कितना भी, लेकिन जिस दिन मॉक टेस्ट सॉल्व होने लग जाए पढ़ते पढ़ते, उस दिन समझ लेना कि मेरा टीचर भी अच्छा था, मेरा कंटेंट भी अच्छा था, मैं डायरेक्शन भी बिल्कुल सही में हूँ। सिलेक्शन लेने का मूल मंत्र इतना ही है कि आप अगर जिस दिन मॉक टेस्ट सॉल्व करने लग गए और होने लग गए आपसे, तो बस आपका काम हो ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें, आप जब पढ़ते हो तो मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठा करो, जैसे ये चीजें मैं लिख रहा हूं तो आप लिख लिया करो ना कॉपी पेन लेके, क्या ही शर्म की बात है ना।
बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप। थैंक यू सो मच माय डियर। धन्यवाद फॉर अप्रिशिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। तो कौन सा रहेगा हमारा, अगले क्वेश्चन की ओर जाएं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि एम एस डोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट ब्लैंक्स यूजर एंड ब्लैंक्स थ्रेड। एम एस डोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उपयोगकर्ता और थ्रेड को सपोर्ट करता है। सिंगल थ्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है इसका सही आंसर? आप लोग क्या ठीक आंसर दे सकते हैं? आप ही के सहारे छोड़ा जवाब दीजिएगा आप लोग, और आसानी से दे सकते हैं क्योंकि ज़्यादा मुश्किल है नहीं आपका ये। राइट। बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपका एम एस डोज जो है ना, मैंने आप लोगों को बहुत दिनों से एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, बी ऑप्शन जिसने लगाया ना उसका सही है, सिंगल ही रहेगा। लेकिन मैं आपको शायद अपने सेशन में कई बार बता चुका हूँ, या कई दिनों से मैं एक बात बताने की कोशिश में हूँ, क्या कि एक होता है सी यू आई होता है, एक होता है आपका जी यू आई होता है। जब आप सी यू आई की यूज़ कर रहे हो ना, तो ये आपका लेटर ऑन ना 1989 तक ही था, ठीक है ना, इसी साल तक ही समा गया था ये। पहली बार सी यू आई बेस्ड पे एप्पल कंपनी ने यूज किया था, शायद आप लोगों को याद होगा। और एप्पल कंपनी ने एम एस ऑफिस यूज किया था इस टाइम पे, जो सबसे पहली बार एप्पल कंपनी ने 1989 में यूज किया था। सी यू आई होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसमें सिर्फ कैरेक्टर चलते हैं। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल थोड़ा दिखाता हूँ। आप अपने कंप्यूटर में विंडो प्लस आर लगाएं, आपको एक रन कमांड खुलेगी जिसमें सी एम डी कमांड है, वो आप लोग ओपन करिएगा, ठीक है ना। सी एम डी कमांड ओपन करिए। ये जो कमांड प्रमोट खुल गया, ये क्या है? ये बेसिकली आपका एक डोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है, ऐसा समझ लो। ऐसा ही होता था डोज, फुल स्क्रीन करके देख लेते हैं, एज इट इज ऐसा ही डोज था आपका, जिसके अंदर आप लोग काम किया करते थे एक्चुअली। अब एक बात बताओ, इसमें आप माउस कहां यूज करोगे? ये सी यू आई है, ये सी यू आई समझो, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ये वाला है। इसमें माउस कहां यूज करोगे? इसमें आप लोग जो आइकन कहां है, इसमें मेन्यू कहां है? ऐसे वाले कंप्यूटर को आप लोग, जो जानकार है ना कंप्यूटर प्रोग्रामर, वही यूज कर सकता था, बाकी नहीं। इस जमाने में सिर्फ ये कंप्यूटर कैलकुलेशन पर्पज के लिए थे, एंटरटेनमेंट पर्पज नहीं थे आपके। मतलब या तो आपको कमांड है तो लिख दो, वरना इसको देखते रहो, कंप्यूटर देखते, यही कंप्यूटर बस आपका, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या, जब से सी यू आई गया, इसमें सिर्फ कीबोर्ड काम आता है, माउस की तो जरूरत ही नहीं है। जब से ये गया है तब से आया ये। अब मुझे जो दिख रहा है मैं उस पर क्लिक कर रहा हूं, मुझे ये दिख गया, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। मुझे यहां से दिखा कि यार कलर मैं ले लेता हूं इसमें ग्रीन, मैं मार्कर कर लेता हूं, ये मोटू सा मार्कर कर लेता हूं, ये देखो ऐसा मोटा मार्कर कर लिया मैंने, ठीक है ना। मैं चाहता हूं इसको और कलर चेंज करता हूं, ये कलर कर दूं, ऐसा करके ये ऐसा कर दिया मैंने। ये सब काम कैसे पॉसिबल है? ये सब काम पॉसिबल है, जी यू आई बेस्ड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। लेकिन डोज में ऐसा नहीं था, डोज सिंगल ही यूजर होता था, सिंगल ही उसके अंदर एक आपका ये जो ना सी यू आई बेस्ड पे काम करता था ये, ठीक है ना। तो इसको आप लोग शायद समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा था या समझाना क्या चाह रहा था, ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। तो कौन सा हमारा रहेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 104 है। इसमें क्या आपसे पूछा है, इसका सही जवाब जो है ना वो क्या भी बन सकता है आपका, वो देखते हैं। क्या कि कंप्यूटर में येसोमाइट, मोवेरिक्स, माउंटेन लायन, सेनो लेपर्ड, लेओपार्ड, टाइगर पैंथर, जगुआर और चीता किससे रिलेटेड है? अरे बाप रे बाप सर जी, ये नाम तो हमने जंगली जानवरों के सुने हैं, आप यहाँ जानवरों के नाम लिख रहे हो। इन ए कंप्यूटर, इन द कंप्यूटर येसोमाइट या मार्वेक्स या माउंटेन लायन या स्नो लेपर्ड, लेपर्ड, टाइगर, ये सारे किससे रिलेटेड है? एम एस ऑफिस के सन्स ऑफ माइक, जो मैक है आपका, एम एस ऑफिस नहीं सॉरी, मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप ऑफ स्टोरेज सर्विस है, मैकिनटॉश क्लोन है या पावर बुक्स है? तो क्या इसका ठीक आंसर रहेगा आपका? जवाब दीजिएगा, क्या ठीक आंसर रहेगा इसका?
शाबाश, ये सन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, सॉरी सन्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स के हैं आपके, ठीक है ना। ये सारे नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम के ही आपके एक टाइप के पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आते हैं आपके ये, ठीक है ना। एक इसके अंदर और भी आता है पब्लिक बीटा करके भी आता है, ठीक है ना। पब्लिक बेटा कॉडेक करके आता है, ठीक है ना। पब्लिक बेटा कॉडेक जो है ना वो भी इसी का ही पार्ट है, मैकिन्टोश का ही एक हिस्सा हुआ करता है आपका वो, ठीक है ना। इसके कई सारे हिस्से हैं आपके, बिग सूर करके भी आता है आपका, मोजिविया भी आता है, ठीक है ना। इसके अंदर का आपका बिग सूर भी है, ठीक है, और इसके अलावा मोजिविया भी है। ये सारे आपके सन्स ऑफ मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है वो है कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है। इस सवाल का आंसर मेरे हिसाब से कोई भी मुश्किल नहीं है, आसानी से आप लोग बता सकते हो इसको किसने विकसित किया है। तो मैक जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको तैयार किया गया है, एप्पल के द्वारा तैयार किया गया है। पूरा नाम इसका आप लोग लिख सकते हो क्या, एप्पल इंक के द्वारा तैयार किया गया है इन द ईयर ऑफ 1984, 1984 के दौरान जो है ना एप्पल इंक के द्वारा तैयार किया गया है। बहुत ही पावरफुल है, नो डाउट, ठीक है ना। चलो अगला जो सवाल हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक आवश्यक फीचर नहीं है। मतलब एक फीचर नहीं है वो पूछा तुम लोगों से, बहुत ज़रूरी नहीं है वो फीचर। तो सबसे पहली बात है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल मैनेजमेंट फीचर तो है। देखो ये तो बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर ना बहुत सारी फाइल्स हो और उन फाइल को अगर मैनेज ही नहीं करे ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्या ही फायदा। फाइल मैनेजमेंट का फीचर तो बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, ठीक है ना। डाउनलोड मैनेजमेंट नहीं भाई, इसका कोई काम नहीं होता। डाउनलोड मैनेजमेंट तो करेगा आपके सर्वर पे डिपेंड है, ये FTP सर्वर जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल रहता है ना आपका, वहीं से काम रहेगी। प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब आपने एक साथ में 4 काम दे दिए, उन 4 काम को लाइन अप करने के लिए आप लोग इसका ही यूज करते हो। मेमोरी मैनेजमेंट ये तो बहुत जरूरी है, मैं कह रहा हूं आज के टाइम में बेस्ट डिवाइस ही वही होता है जो मेमोरी मैनेजमेंट कर ले। तभी तो मैं कहता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही बढ़िया जरूरी होता है। आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे ना मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल देता हूं। आप ना एक तो एप्पल का लैपटॉप लाना, मैकबुक लाना, और एक आप लोग नॉर्मल विंडोज का कोई भी कंपनी का ले आओ। आप लोगों को इन दोनों में ना वाकई एप्पल का डिवाइस जो गैजेट जो भी लेके आए डिवाइस आप लोग, वो बहुत अच्छा लगेगा। आपको कभी हैंग होने का तो नाम वो लेगा नहीं, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कोई एक आधा डिवाइस बिल्ड कंडीशन गलत होगी या कुछ हो गया, एरर वेरर कुछ गलती से आ गया, जनरली तो आते नहीं है, बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन आज जाए कोई बात अलग है, रेयर कंडीशन में। बाकी नॉर्मली मेरे केस में मैंने कभी ऐसा फील किया नहीं, या ना किसी मेरे फ्रेंड सर्कल ने फील किया। क्यों ऐसा होता है? और ये वाले भाई साहब 4-5 साल के बाद में आपको यूं फील आते हैं कि इनको फेंक के मारो, भगा के मारो, ठीक है ना, इतने ज़्यादा दुखी कर देते हैं, इतने हैंग होते हैं, इनसे कैलकुलेटर ओपन नहीं होता थोड़े दिनों के बाद में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनकी प्रोसेस मैनेजमेंट जो है ना वो उतनी खास नहीं है, और उसकी प्रोसेस मैनेजमेंट अच्छी है। जैसे आप लोग बढ़िया डिवाइस ले आते हो, कई बार रैम का भी फर्क पड़ता है। मान लेते हैं कि मेरे पास डेल का लैपटॉप है, उसमें 32 GB रैम है, और एक एप्पल का लैपटॉप उसमें 8 GB रैम है। डिफरेंस बहुत है रैम का, इनमें 3-4 गुना का डिफरेंस आ गया, लेकिन फिर भी 8 GB वाला फास्ट है। क्यों? उस 8 GB को यूज करना भी आना जरूरी है ना, उस लेवल का प्रोसेस भी तो होना चाहिए ना। कई बार ये फ़ोन होते हैं, जैसे आपने मान लेते हैं कि आप सोचोगे यार 12 GB की रैम मेरे को 20,000 में मिल रही है, और ये आईफोन 14 Pro Max 6 GB की रैम दे रहा है मेरे को, तो वो भी क्या कहते हैं 1.5 लाख रुपए में। तो मतलब वो तो पागल बनाने, 20,000 में मेरे को 12 GB में डबल मिल रही है। नहीं, वो डिपेंड करता है प्रोसेस की मैनेजमेंट कैसे होती है। जिस प्रोसेस की मैनेजमेंट कर ली तो बस बात ही खत्म हो गया सारा। वो सारा कमाल किसका है? वो सारा कमाल जो है ना आपका इसी पे डिपेंड होता है मेमोरी मैनेजमेंट में। तो आज के मामले में ना जितने भी डिवाइस है, फ्लैगशिप फ़ोन आते हैं और भी है, तो ये सारे इसी पे ही डिपेंड है आपके अपने आप में, ठीक है ना। वैसे मैंने भी एक फ़ोन मंगवाया तो है, ठीक है ना, एक एंड्रॉयड फ़ोन है, मोटोरोला का मंगवाया है, 1-2 दिन में पहुंच जाएगा, तुम लोगों को दिखाऊंगा मैं, ठीक है ना। मोटोरोला एज 30 अल्ट्रा, सुना होगा तुम लोगों ने, थोड़ा नया ही लॉन्च हुआ है, तो मैं ट्राई करना चाहता था। है तो थोड़ा कॉस्टली, मतलब इस प्राइस सेगमेंट में 60-65 हज़ार का फ़ोन है, पर देखते हैं एंड्रॉयड का खास मज़ा आता है कि नहीं आता उस फ़ोन के अंदर, ठीक है ना। खैर एनीवे, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कौन सा रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में फीफो का मतलब क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना।
तो इसका सही आंसर जो है ना वो क्या रहेगा आपका, बताइएगा आप लोग। हेलो भाई, हेलो हेलो। बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है, कई पेपरों ने इसको पूछा भी है। थोड़ा हिंट दे सकता हूं मैं आप लोगों को, इसके ये यूज होता है फीफो आपका कहाँ पे, क्यू स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है ना, क्यू स्ट्रक्चर के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। क्यू स्ट्रक्चर के अंदर इसका फीफो का जो है ना वो यूज़ किया जाता है। और शायद इसका आंसर सबने सही दे दिया है, वो क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये दो होते हैं, एक तो होता है LIFO, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है ना। इसका मतलब होता है लास्ट पे तो इन होगा और होगा क्या आपका, इसमें आपका फर्स्ट आउट हो जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और ये जो है ना इसका मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लाइन में आप लगे हुए हो, पहले अगर इन हुए हो तो पहले ही बाहर निकल जाओगे, लाइन वाला यही है। एक सीडी वाला तुमने देखा होगा, जैसे मान लेते हैं ये आपका स्टैक है, इसके अंदर सीढ़ियां डाल रहे हो आप, 1 2 3 4 5, सबसे लास्ट की सीढ़ी डाली है वो सबसे पहले निकल जाएगी, है ना। लास्ट इन हुई है पर फर्स्ट आउट हुई है। तो सीडी स्टैक पूछ ले किस पे डिपेंड होता है, वो तो लिफो पे प्रिंसिपल बेस्ड है। लास्ट इन ऐसा तो है नहीं कि सबसे पहले नीचे वाली निकालोगे आप लोग, नहीं ना। जैसे यूं समझ लो, रोटियों वाला एग्जांपल ले लो यार, ठीक है ना। खैर हम लोग ऐसा करते नहीं है, पता नहीं आदत तुम्हारी भी है क्या, ये मेरी तो जरूर है ये। जैसे हमारी टिफिन के अंदर मान लो रोटी पड़ी है, जैसे घर में जैसे मम्मी रोटी बना के रख देती है, इतनी सारी रोटी पड़ी है, मान लो 15-20 रोटी एक साथ पड़ी है ना। तो हिसाब से तो यही होता है कि जो मतलब ऊपर वाली रोटी ले ले, लेकिन पता नहीं क्यों बिल्कुल ही ताज़ा रोटी बनाई हो फिर भी मतलब बीच में से निकाली जाती है, ऐसे मेरी आदत है। आई डोंट नो तुम्हारी है कि नहीं है, खैर पर हिसाब से मतलब लास्ट जो सबसे लास्ट में रखी गई वो सबसे पहले निकल के आ गई, है ना। तो ऐसा करते हो क्या तुम लोग भी, पता ना, जैसे मैं कहता हूँ बीच में से या लास्ट में से, अच्छा ऐसे करते हो। चलो मेरे को लगा मेरे में डिफेक्ट है, सब में डिफेक्ट है, बराबर ही आप, ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे वो है कि कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एंड एग्जीक्यूट इन ए वन गो। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तन करके एक ही बार में उसको जो है ना चेंज कर देना, उसको आप लोग जो है ना वो क्या कहेंगे। ऊपर से 2-3 रोटियों के बाद में, नमस्ते जी। अच्छा वो तो जस्सी जी को नमस्ते कर रहे हैं, मेरे को नहीं कर रहे, ठीक है ठीक है, जस्सी जी नमस्ते ले लो भाई, ठीक है। इस वाले सवाल का सही आंसर दीजिएगा आप लोग। मेरे हिसाब से आप लोग इस वाले क्वेश्चन को तो अच्छे से जानते होंगे, ठीक है ना। वो क्या है कि असेंबलर जो होता है ना, इसका काम क्या होता है, असेंबलर का काम आपका होता है कि ये असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करेगा। असेंबली लैंग्वेज के जो कोड होते हैं, कौन से आपके निमोनिक्स कोड होते हैं, इन निमोनिक्स कोड को जो है वो कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है ना। इसको मशीन लैंग्वेज के अंदर ये कन्वर्ट कर देगा आपका, है ना। अच्छा ये निमोनिक कोड क्या होते हैं सर, जैसे कि एग्जांपल से आपको ऐड जैसे सब्ट्रैक्शन लिखना है तो सब्ट्रैक्शन का SUB लिख दिया, एडिशन लिखना है तो इसका ADD लिख दिया, ठीक है ना। मल्टीप्लाई लिखना है तो MUL लिख दिया, जंप लिखना है तो JNP लिख दिया, क्लियर लिखना है CLR लिख दिया। ये कोड होते हैं निमोनिक्स। इसको एक यूजर तो समझ लेता है पर एक कंप्यूटर नहीं समझ पाता। कंप्यूटर को तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ आती है, यानी कि बाइनरी 0101 की भाषा ही समझ में आती है। हालांकि असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, इस बात को कभी मत भूलना आप लोग, ठीक है ना। कहीं तुम सोचो ये हाई लेवल है, नहीं है, लो लेवल है, बट लो लेवल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा मत समझना कि असेंबलर का काम है लो लेवल को लो लेवल में बदलना, नहीं नहीं, ये निमोनिक को बाइनरी में बदलता है। ये चीज़ें पेपरों के लिए काम की है आपकी। इंटरप्रेटर क्या होता है और कंपाइलर क्या है। इंटरप्रेटर क्या करेगा, आपका पूरा जो है ना लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा, लाइन बाय लाइन। अच्छा ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा ना, तो ये कैसे करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, लो लेवल में, मतलब मशीन में कन्वर्ट करेगा। और ये कैसे करता है, ये करता है आपका पेज बाय पेज कन्वर्ट करता है। अच्छा ये पेज बाय पेज कन्वर्ट करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, तो फास्ट हो गया आपका, है ना। और ये लाइन बाय लाइन करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका स्लो हो गया, है ना। तो पेज बाय पेज कन्वर्ट करेगा, फास्ट होता है आपका। ये भी हाई लेवल को मशीन में कन्वर्ट करता है। इन्होंने पूछा कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एंड एग्जीक्यूट इट इन वन गो, एक ही बार में एग्जीक्यूट कर दे, तो इसका मतलब कंपाइलर ही होगा, वो आपका फास्ट है। लेकिन मैं पूछूं आप लोगों से
इनमें से मोस्ट एक्यूरेट कौन सा होता है? तो इंटरप्रेटर जो है ना ये एक्यूरेट होता है। क्यों? क्योंकि स्लो चल रहा है तो एक्यूरेसी आएगी, फास्ट चल रहा है तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए कहीं पे। धीरे धीरे चलोगे तो आराम से सेफ पहुंच जाओगे, तेज चलोगे तो भाई गड़बड़ हो सकती है, चांसेस हो सकता है कहीं गिर ना जाओ आप लोग, बस उतनी सी बात है। इंटरप्रेटर बेस्ड एक लैंग्वेज है जिसका नाम पाइथन है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है वो अपने आप में, ठीक है, तो वो भी आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर जो है ना हम लोग जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा, क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये आप लोगों से पूछा है। आसान सवाल है, इजीली आप लोग बता सकते हो मुझे, ठीक है ना। डेटाबेस प्रोग्राम सिस्टम नहीं होता है। डेटाबेस प्रोग्राम जो है ना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि मैं इसका एक एग्जाम्पल ले सकता हूँ, क्या है वो, MS एक्सेस जो होता है ना वो एक डेटाबेस प्रोग्राम है जिसका एक्सटेंशन होता है .accdb, ठीक है ना, एक्सेस डेटाबेस इसको बोलते हैं। वर्ड प्रोसेसर है, ये आपका एक डॉक्यूमेंट का सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट का, और ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। स्प्रेडशीट जो है ना ये एक आपका एक्सेल वाले सॉफ्टवेयर को ही कहा करते हो, जिसके अंदर आप लोग शीट बनाते हो, मेजरली आप लोग इसके अंदर चार्ट वगैरह डिजाइन किया करते हो, ये भी एक एप्लीकेशन है। बट कंपाइलर जो होता है ना ये सॉफ्टवेयर सिस्टम में आता है, इसको कहा करते हैं, एक्चुअली नाम इसका है लैंग्वेज डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर के नाम से जाना करते हैं, ठीक है ना। लैंग्वेज डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर होता है ये वाला, लैंग्वेज डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है। डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर में आ गया ये वाला, डेवलपमेंट में लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहेंगे। वैसे तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम में आएगा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में लैंग्वेज डेवलपमेंट, और लैंग्वेज डेवलपमेंट में आपका जो है ना ये आएगा कन्वर्टर का काम करेगा, ट्रांसलेट करेगा। तो कंपाइलर इसका सही आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। अगला जो सवाल आपका बन सकता है वो कौन सा है कि कंपाइलर और ट्रांसलेटर क्या होते हैं। कंपाइलर और ट्रांसलेटर जो है ना क्या होते हैं दोनों, तो नो डाउट अभी आप लोग पढ़ तो रहे थे, सॉफ्टवेयर होते हैं। रैम और रोम ये दोनों कैसी मेमोरी है, अभी रिसेंटली CET के पेपर में क्वेश्चन आया था ये। रैम और रोम दोनों के दोनों जो है ना आपकी होती है डियर प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट होता है, ये प्राइमरी मेमोरी होती है, इस बात को आप लोग जो है ना वो याद रखिएगा। और हार्ड डिस्क जो होती है ना वो कैसी मेमोरी है, हार्ड डिस्क आपकी होती है एक पार्ट तो होता ही है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का, ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सेस मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं इसको, डायरेक्ट एक्सेस मैग्नेटिक डिस्क के नाम से जानते हैं इसको आप लोग। वैसे तो सेकेंडरी है पर एग्जैक्ट नाम है इसका डायरेक्ट एक्सेस मैग्नेटिक डिस्क, जिसके अंदर डेटा को रीड और राइट कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा को रीड और राइट इसके अंदर करते हैं आयरन ऑक्साइड से, ये भी याद कर लेना, आयरन ऑक्साइड से जो है ना डेटा को रीड और राइट किया करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हार्ड डिस्क जो है ना कैसे है वो समझ गए आप लोग। सॉफ्टवेयर क्या है वो सब, अच्छा सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन क्या होता है, सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन होता है ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम का जो ग्रुप होता है ना ये सेट ऑफ प्रोग्राम भी कह सकते हो आप लोग, सेट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम का जो सेट है या ग्रुप है उसी को ही आप लोग सॉफ्टवेयर के नाम से जानोगे। रैम रोम क्या है वो मैं आपको समझा चुका हूं पहले ही, इसका फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रोम जो होता है ना ये टाइप होती है कैसी, ये नॉन वोलेटाइल का टाइप है, लाइट रहे चाहे लाइट ना रहे डेटा इसके अंदर हमेशा बना रहेगा, ये रोम होता है आपका। लेकिन अगर मैं कहूं कि रैम इज ए वोलेटाइल टाइप मेमोरी, लाइट रहेगी तभी तो डेटा रहेगा, लाइट चली गई तो डेटा भी इसके अंदर सारा का सारा आउट हो गया, डेटा सारा निकल जाएगा, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करवाता हूं आपको मैं, तो कौन सा क्वेश्चन रहेगा आपका अगला क्वेश्चन है आपका कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर, इनमें से कौन सा हार्डवेयर जो है ना वो आपका नहीं है। तो नो डाउट पहला ही ऑप्शन है असेंबलर, असेंबलर एक हार्डवेयर नहीं है, असेंबलर एक आपका जो आता है वो किसके अंदर आता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है आपका, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपको जो है ना इसका नाम होगा क्या, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। प्रिंटर एक हार्डवेयर है, आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर का यूनिट होता है DPI डॉट पर इंच होता है, और स्पीड मापते हैं इसकी PPM में यानी कि पेज पर मिनट में। ज़्यादातर यूज होने वाला प्रिंटर आज के टाइम में लेज़र प्रिंटर है, और सबसे फास्ट प्रिंटर अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं दो नाम दे दूंगा आपको, एक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम दे दूंगा और एक नाम आपके लिए मैं दे दूंगा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर दे दूंगा, क्योंकि ये इनसे अखबार वगैरह मैगजीन वगैरह प्रिंट होती है। मैग्नेटिक टेप है, ये भी हार्डवेयर ही है और ये स्टोरेज डिवाइस होता है आपका, ठीक है ना, ये होता है स्टोरेज डिवाइस, और ये एक्चुअली सिक्वेंशियल मेमोरी है, ठीक है ना, सिक्वेंशियल मेमोरी है, पुराने जमाने की स्लो मेमोरी। VDU
विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो आपका मॉनिटर होता है उसको ही बोलते हो आप लोग, उसके टर्मिनल है एक टाइप का, यूं कहिएगा आप लोग, कनेक्टर कह लो, वायर कह लो, जो दो पॉइंट के बीच में आपस में कनेक्ट करवा रहा है आपका, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या आ गया आपका, पहला ही ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, कंपाइलिंग क्रिएट करता है, कंपाइलिंग क्रिएट एरर फ्री प्रोग्राम करता है या प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, सब रूटीन या एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। आसान सवाल है वैसे तो अगर देखने की कोशिश करो तो, पर फिर भी मैं आप लोगों को देखता हूं कि कौन सही आंसर कर रहा है। समझ गया। चलिए, सही जो इसका आंसर है ना आपका वो क्या रहेगा, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है, ठीक है ना। क्या कि कंपाइलर जो होता है ना वो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो सके इस टाइप का, इस कदर का बना देगा, वो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है कि ये वाला आपका एक कोड है जिसको आप समझ पाते हो, जैसे कि ये लिखा हो सकता है सी लैंग्वेज के अंदर लिखा हो सकता है, और सी लैंग्वेज का प्रोग्राम कोड जो है ना उसको ये कन्वर्ट कर देगा एग्जीक्यूट होने वाले लायक में, ठीक है। तो इसी को आप लोग डी वाले ऑप्शन को सही मान के चलोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये वाला, क्वेश्चन आपका ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर आर आइडेंटिफाइड बाय द कंपाइलर, इनमें से कौन से टाइप के एरर होते हैं जिनको जो है बेसिकली आपका जो आइडेंटिफाई जो है ना कर लिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है। पीछे टीवी में मैच चल रहा है, सामने मैं आपके लैपटॉप में क्लास देख रहा हूँ, लेट हो यार तो तो सर ऑप्शन नहीं दिख रहा, ऑप्शन ये इतना ही है डियर, इमेज है, चौथा ऑप्शन है इमेज एरर, ठीक है। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सही आंसर होगा लॉजिकल एरर। कंपाइलर जो फाइंड आउट करता है ना वो लॉजिकल एरर को फाइंड आउट करता है, कोई लॉजिकल गड़बड़ हो उसी को ही पहचानेगा ये आपका, ठीक है। अगला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपाइलर के संदर्भ में आरटीएल जो होता है ना इसका फुल फॉर्म क्या है, तुमसे पूछा आरटीएल का फुल फॉर्म क्या होता है आपके कंपाइलर से रिलेटेड, तो क्या इसका सही आंसर रहेगा, रियल टाइम लोड, इसका सही आंसर है रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, ठीक है ना, ए वाला ऑप्शन सही रहेगा। रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि डेटा फ्लो जो है ना, मतलब आपका सीपीयू तक जो डेटा फ्लो होता है ना उसको चेक करना, इसके लिए आप लोग रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज का यूज किया करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपका है क्या कि एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, कन्वर्ट एंड एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट एट ए टाइम, एक टाइम में एक ही स्टेटमेंट को करता है। आप लोगों को मैंने अभी बताया था अगर कोई आपके पास में लाइन बाय लाइन काम करे, ठीक है ना, अगर कोई स्टेटमेंट आपके पास में लाइन बाय लाइन काम करे तो वो क्या कहलाती है, तो इसको आप लोग ना इंटरप्रेटर के नाम से जाना करते हैं, ठीक है ना, इसको आप इंटरप्रेटर कहा करते हैं। और अगर पेज बाय पेज कर रहा है तो आपको कंपाइलर हो जाता, पर इसका सही आंसर क्या है आपका, एक बार में एक ही स्टेटमेंट कन्वर्ट करेगा, इंटरप्रेटर है। स्लो जरूर है, ऐसा तो नहीं कह सकता कि फास्ट है, स्लो तो है, पर स्लो होने के साथ साथ एक्यूरेट भी होता है। पाइथन और जावा लैंग्वेज का जेवीएम जो है ना वो इसका यूज किया जाता है, ये भी याद कर देना आप लोग, ठीक है।
नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन जो है ना कौन सा रहेगा कि इंटरप्रेट्स वॉइस डेटा इनटू वर्ड विच आर अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। वॉइस डेटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। इसको आप लोग जो है ना किस नाम से जानने वाले हो। एक्चुअली आप बोल रहे हैं और आप बोलते बोलते आपका सारा डेटा कंप्यूटर में लिखा भी जाए। कई बार होता है ना स्पीच हम करेंगे, बोल के हम लोग कुछ लिखते हैं, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, इस चीज़ को आप लोग स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इसको कहते हो आप लोग स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाना करते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल क्या है, टाइम शेयरिंग क्या करता है। टाइम शेयरिंग, आपके कंप्यूटर के अंदर जो टाइम शेयरिंग होता है इसका एक्चुअल काम क्या होता है, किस तरीके का ये हमारे कंप्यूटर के अंदर काम कर सकता है। टाइम शेयरिंग का बहुत सारे काम है। एक्चुअली टाइम शेयरिंग ना एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कि आप लोगों को जनरली ना सेकंड जनरेशन और के साथ साथ थर्ड जनरेशन दोनों के अंदर देखने को मिला था। दूसरी और तीसरी जनरेशन का यही था। इसका काम डिस्क मैनेजमेंट है। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क मैनेज तो कर ही सकता है, बिल्कुल ही कर ही सकता है आपका। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट वही काम हो गया। इसके अलावा जो है ना कंकरेंट एग्जीक्यूशन, एक प्रोसेस चल रही है दूसरी प्रोसेस साइड बाय साइड चल रही है, उसको भी मैनेज कर ले। ये तीनों ही काम करता है। दैट्स वाई इसका सही जो आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ द अबो। ये सारे ही ऑप्शन आपके बिल्कुल ओके है, राइट है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका बन सकता है वो क्या है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन जो है ना आप लोग क्या दे सकते हो, इनमें से कौन सा ठीक रहेगा आपका। हार्डवेयर घटकों का एक कलेक्शन ऑफ द हार्डवेयर कंपोनेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्डवेयर की कोई बात ही नहीं कर सकते। कलेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट, इनकी भी बात नहीं कर सकते। कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन, हाँ ये सही है, ठीक है ना, ये सही है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होते ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर होते हैं। सारा खेल ही जो है ना वो सॉफ्टवेयर का ही है आपका। अगला जो क्वेश्चन आपका बन सकता है वो कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को पढ़ें तो क्या है कि बूटिंग कंप्यूटर सिस्टम का वह प्रक्रिया है जिसमें बूटिंग कंप्यूटर की वह प्रोसेस है जिसमें क्या होता है आपका। देखो बूटिंग, सिंपल सी बात समझ लेना, बूटिंग का काम है कंप्यूटर ऑन होना। और ऑन होएगा इसका मतलब है जब आपका कंप्यूटर बंद था तब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा था हार्ड डिस्क के अंदर, और जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन हुआ तो वो आ गया रैम के अंदर। तो जो हार्ड डिस्क से रैम में आया है ना उसी चीज को बूटिंग कहते हैं। बात दोबारा सुन लेना, क्या है कि जब आपका कंप्यूटर बंद रहता है तब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा रहता है हार्ड डिस्क के अंदर। जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो आपका कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है रैम में। जो ये हार्ड डिस्क से रैम में लाने का ट्रांसफर वाला काम किया है ना, ये बूटिंग प्रक्रिया है और इसको लोडिंग भी कहा करते हो आप लोग। हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाना, यही आपका बूटिंग होता है। यहां मैं थोड़ा ग्राफिकली और समझा देता हूं आपको ताकि भूलो ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये आपकी हार्ड डिस्क है। कंप्यूटर जब आपका ऑफ था तब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस जो है ना इसके अंदर स्टोर था। ये आपकी है यहाँ पे मेन मेमोरी यानी कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम के अंदर जो है ना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा जब कंप्यूटर आपका ऑन होगा, तभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। ये भी याद रखना। यहां से यहां तक आप लोग लेके आए थे ना, इस वाली प्रोसेस को तो आप लोग कहते हो क्या, बूटिंग कहते हो। जैसे आपका कंप्यूटर स्टार्टिंग में ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है ना, 10 20 30 40 सेकंड 50 सेकंड जितना भी टाइम लगता है, उस टाइम पे यही काम हो रहा होता है एक्चुअली। और ये बूटिंग जो है ना आपका, ये करवाता है बूटिंग रोम। और रोम का लिखा हुआ एक प्रोग्राम करवाता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बूट, STRAP, स्ट्रैप, और LOADER, लोडर। ये प्रोग्राम ये काम कर रहा होता है। ये समझ लो ऐसा मजदूर है जो यहां से सामान उठाएगा और यहां रखेगा। एक्चुअली ये सब में ही काम करता है। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर ऑन होने के बाद ही काम नहीं होता। कंप्यूटर ऑन हो गया, आपने कोई गाना चलाया तो गाना भी CPU के पास ही चलेगा क्योंकि आगे तो CPU होता है इसके, ठीक है। पर वो बूट स्ट्रैप लोडर क्या करेगा, हार्ड डिस्क से उठाएगा और पहले रैम में लेके आएगा। इसलिए आपके हर एक कंप्यूटर डिवाइस में रैम का मैनेजमेंट होना, इसमें प्रोसेस का, इसमें एवरेज मेमोरी को पूरा मैनेज करना, वो सारा खेल किसका होता है, वो सारा